ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ाते हैं। अब जी देखेंगे क्वेश्चन जिसके बारे में बीपीएससी टीचर स्पेशल जी के क्वेश्चन 224। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? 26 जनवरी 1930 ईस्वी। कब? 26 जनवरी 1930 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे 1 क्वेश्चन। भारत के विभाजन समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेपी कृपलानी थे। कौन थे? भारत के जब विभाजन हुआ समय यानी 15 अगस्त 1947 और 14 अगस्त 1947 को जो भारत पाकिस्तान से बंटवारा किया गया, अलग हुआ, तो उस टाइम कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? जेपी कृपलानी थे। कौन थे? जेपी कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1913 में। क्वेश्चन थर्ड देखेंगे। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी दयानंद। किसने किया था? स्वामी दयानंद। क्वेश्चन नंबर 5। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब किया गया था? 1936। कब किया गया था? 1936। क्वेश्चन नंबर 6। पटना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एडवर्ड मेनाई डेस चैम्पियर। क्वेश्चन 7। शेरशाह को दफनाया गया था सासाराम में। कहाँ? मतलब ये भी क्वेश्चन आएगा। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम। कहाँ है? सासाराम में। कहाँ है? सासाराम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। पटना में 1913 ईस्वी में अनुशीलन समिति का गठन, एक शाख की स्थापना किसने की थी? सचिंद्रनाथ सनाइलिन। किसने किया था? सचिंद्रनाथ सनाइलिन। क्वेश्चन नंबर 9। मौलिक अधिकारों को परिभाषा किया गया भाग 3 में। ये क्वेश्चन आएगा, मौलिक अधिकारों को परिभाषा किस किया गया? तो भाग 3 में किया गया। क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? तो 1949। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कब स्थापित किया गया था? 1921। इसी इंपीरियल बैंक का नाम रखा गया SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसी इंपीरियल बैंक को तोड़ करके बनाया गया SBI बैंक। क्वेश्चन नंबर 12। किस वर्ष में एक भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी? 1925 ईस्वी। कौन सी ईस्वी? 1925 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 14। बिहार विभूति के नाम से किसे जाना जाता है? अनुराग नारायण सिंह। कौन जाना जाता है? अनुराग नारायण सिंह। क्वेश्चन नंबर 15। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है? दार्जिलिंग में। नेहरू पर्वतारोहण कहाँ है? दार्जिलिंग। क्वेश्चन नंबर 16। भारत में हाथी परियोजना कब शुरू की गई थी? 1992। भारत में हाथी परियोजना कब शुरू की गई थी? 1992 ईस्वी में। क्वेश्चन 17। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन है? गार्डविन एस्टीन। ये इसी के नाम है K2 काराकोरम। गार्डविन एस्टीन। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम गार्डविन एस्टीन, जिसका नाम क्या है? K2। क्वेश्चन 18। युरलांग सांगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को। किस नदी को जाता है? युरलांगो सांगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी। आप बताएंगे भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? कमेंट करके आप बताएं आंसर। क्वेश्चन 19। पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? 1916। क्वेश्चन नंबर 20। किस बादशाह को कलंदर कहा गया? बाबर। किसका कहा गया? बाबर को। क्वेश्चन नंबर 21। भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है?
टेहरी बांध। कौन सा? टेहरी बांध। स्वतंत्रता पार्टी के संस्थापक कौन थे? सी राजगोपालाचारी। क्वेश्चन नंबर 23, लंदन में कर्जन वायली को किसने गोली चलाकर हत्या कर दी? मदन लाल डिंगारा। क्वेश्चन 24, बिहार में पहला कांग्रेस सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? पटना। बिहार में पहला कांग्रेस सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? पटना में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 25, बदामी गुफा किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक। बदामी गुफा किस नदी के किनारे स्थित है? मालप्रभा नदी। किस नदी किनारे? मालप्रभा नदी किनारे बदामी कहाँ स्थित है? मालप्रभा नदी। क्वेश्चन नंबर 27, बिहार में राष्ट्रपति शासन कितने बार लागू होता? 8। कितने बार हो चुका था? 8 बार हो चुका था। क्वेश्चन 28, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह ने। किसने? श्री कृष्ण सिंह। क्वेश्चन 29, राष्ट्रीय विकास पार्षद का गठन कब किया गया था? की गई थी 6 अगस्त 1952। 30, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितने हैं? 918। क्वेश्चन नंबर 40, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को कितने वर्ष की जेल हुई थी? 6 वर्ष के लिए। कितने वर्ष की? 6 वर्ष के लिए। क्वेश्चन 41, भारत में मीठे पानी का वाला सबसे बड़ी झील कहाँ है? बुलर झील। कहाँ है? बुलर झील, जम्मू कश्मीर में है। क्वेश्चन बताएंगे 42, उत्तर पूर्व भारत की सबसे बड़ी लंबी झील नदी लोटक झील कहाँ है? मणिपुर। लोटक झील कहाँ है? मणिपुर में पूछेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 43, उमियाम झील किस राज्य में स्थित है? मेघालय। कहाँ है? मेघालय में। क्वेश्चन नंबर 44, भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील बुलर किस राज्य में स्थित? जम्मू कश्मीर। इससे पहले क्वेश्चन बताए हुए थे। क्वेश्चन नंबर 45, 1857 के विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ था? मेरठ से। कहाँ से? मेरठ से। आप हमें कमेंट करके बताएं कि कौन सी डेट से स्टार्ट हुआ था और होना कौन सा डेट था और हुआ कौन सा डेट। क्वेश्चन 46, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन 47, 1857 ईस्वी के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहेब। किसने किया था? नाना साहेब। क्वेश्चन नंबर 48, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका। क्वेश्चन 49, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिलियां होती है? 24 तिलियां। साइंस का इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बताने वाले, जो कि आप लोग हमारे साथ बने रहें। और आप लोग यदि आप लोग इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहें। तो आज देख रहे हैं आप लोगों को बीच महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके बीच सामने, ठीक है। तो चलिए आज हम सबसे पहले जानेंगे कि एलपीजी के अवयव लिखें, यानी एलपीजी का जो अवयव है क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, एलपीजी का क्या क्या अवयव है जी? इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है। क्या है जी? इथेन, प्रोपेन तथा ब्यूटेन मुख्य संगठक यानी ब्यूटेन है, जिन्हें उच्च दाब पर तरल रूप में बदला जा सकता है, यानी जिन्हें जो है उच्च दाब पर ही तरल रूप में क्या किया जाता है? उसे बदला जा सकता है, ठीक है। चलिए तो अगला नंबर क्वेश्चन है आपका कि बायोगैस के अवयव कौन कौन से हैं, यानी बायोगैस का जो अवयव जो है ना वो कौन कौन से हैं। तो CH4 है, CO2 है, H2 तथा H2S है। इसमें मीथेन सबसे अधिक होते हैं, यानी 75% होती है। क्या होती है? मीथेन। इसमें क्या होती है? मीथेन सबसे अधिक 75% होती है। समझ गए ना?
CH4 है, यानी बायोगैस का आपको कह दिया कि अवयव कौन कौन से है, तो CH4, CO2, H2 तथा H2O, H2S। ठीक है, अब बोलेगा इनमें सबसे ज्यादा कौन होता है, तो मीथेन। समझ गया। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, जीवाश्म ईंधन जलने से किन किन धातुओं से ऑक्साइड बनते हैं। कार्बन से, नाइट्रोजन से और सल्फर से ही बनते हैं। किस किस चीज से, यानी आपको कह देगा कि जीवाश्म ईंधन जलने से किन किन अधातुओं के ऑक्साइड बनते हैं। कार्बन से, नाइट्रोजन से, सल्फर से ही बनते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं आप लोग। चलिए तो ध्यान दीजिएगा आपका क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आपको रहा कि स्वर कुकर के लिए कौन सा दर्पण यानी अवतल, उत्तल तथा अथवा समतल सर्वाधिक उपयुक्त होता है, क्यों। बताइए, स्वर कुकर में समतल दर्पण सर्वाधिक उपयोग होता है क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश को स्वर कुकर के अंदर परावर्तित कर देता है। ठीक है, समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। अब बताइए अगला नंबर क्वेश्चन, जैव मात्रा और ऊर्जा स्रोत के रूप में जल विद्युत में क्या अंतर है। बताइए क्या अंतर है इसमें, बताइएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने। तो जैव मात्रा एवं ऊर्जा स्रोत के रूप में जल विद्युत में सबसे बड़ा है, यानी अंतर इनके उपलब्ध का है, यानी इनके अंतर जो है ना, इनके उपलब्धता का है। जैव मात्रा सीमित है और जबकि जल विद्युत असीमित है। ठीक है, जल विद्युत क्या है जी, असीमित है, और जैव मात्रा जो है वो सीमित है, यानी रुकावट है, और ये जो है ना असीमित है। ठीक है ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, जो कि आप लोग एक एक क्वेश्चन को आप लोग कॉपी में इसे नोट करते रहिए और इसे नोट करके इसे याद भी कीजिए। ठीक है ना, एग्जाम का भी बहुत कम समय रह गया है, इसीलिए आप लोग भी इस पे ध्यान दीजिए और पढ़ने पे, ताकि आप लोग भी कुछ कर सके। ठीक है ना, आपका भी जुनून होगा कि कुछ हम बनेंगे, है ना। सबका सपना रहता है, लेकिन सबका अलग अलग सपना रहता है। ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा आपका, पवन ऊर्जा को प्रदूषण मुक्त क्यों माना जाता है, यानी पवन ऊर्जा जो है ना उसको प्रदूषण मुक्त क्यों माना जाता है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि पवन ऊर्जा न तो धुआं और न ही हानिकारक है, वो तो गैस उत्पन्न करती है। वो जो है ना पवन ऊर्जा जो है ना, न धुआं और न ही हानिकारक गैस उत्पन्न करती है, इसीलिए ऊर्जा के इस रूप को प्रदूषण मुक्त माना जाता है। इसीलिए क्या माना जाता है जी, प्रदूषण मुक्त माना जाता है। न वो धुआं छोड़ता है, न हानिकारक या कोई भी गैस छोड़ता है या उत्पन्न करती है, उसे ही हम क्या कहते हैं जी, इस रूप को प्रदूषण मुक्त माना जाता है। समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। चलिए आपका क्वेश्चन है अलग वाला, यानी अभिक्रियाओं द्वारा परमाणु बम और हाइड्रोजन बम का निर्माण जो होता है वो किन किन से बना होता है। ध्यान दीजिएगा कि किन अभिक्रियाओं द्वारा परमाणु बम और हाइड्रोजन बम का निर्माण होता है। तो बताइए, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया द्वारा परमाणु बम और नाभिकीय संलयन अभिक्रिया द्वारा हाइड्रोजन बम का निर्माण होता है। हाइड्रोजन बम का जो निर्माण होता है वो किसके द्वारा, तो नाभिकीय विखंडन के द्वारा और नाभिकीय संलयन के द्वारा अभिक्रिया के द्वारा हाइड्रोजन बम का निर्माण होता है। समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। चलिए अब ये क्वेश्चन है, दो प्रमुख मंदकों के नाम लिखे, यानी दो ऐसा कुछ जो है प्रमुख यानी मंदकों के नाम लिखना है। ठीक है, तो एक जो हो गया आपको ग्रेफाइट, यानी ग्रेफाइट, एक दूसरा जो हो गया भारी जल। अब भारी जल का सूत्र क्या होता है, D2O। क्या होता है, D2O। यही में आपको कह दिया जाए कि मेरे भाई
कि जल का सूत्र क्या होता है, तो H2O, H2O जल का सूत्र क्या होता है, H2O होता है। समझ गया, क्या होता है, H2O होता है जल का सूत्र, पता है ना, समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं आप लोग। ठीक है, तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन के बारे में फिर बताते हैं। आपका क्वेश्चन है कि नाभिकीय विखंडन की क्रिया कब नियंत्रित या क्रांतिक हो जाती है, तो जब न्यूट्रॉन जब न्यूट्रॉन को नियंत्रित कर विखंडन की दर उपयोग के लायक हो जाता है, तब वो नाभिकीय विखंडन की क्रिया नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया या क्रांतिक अभिक्रिया कहलाती है। इसका मतलब जो है जी कि न्यूट्रॉन को नियंत्रित कर विखंडन की दर उपयोग में उसके लायक में उसे आन लेती है, तब नाभिकीय विखंडन की क्रिया नियंत्रित श्रृंखला से अभिक्रिया या क्रांति अभिक्रिया कहलाती है बनाती है। ठीक है, समझ गए होंगे उम्मीद। तो चलिए आप बताते हैं छोटा नाभिकीय अस्थायी क्यों होता है। छोटा नाभिकीय जो है वो अस्थायी क्यों होता है जी, तो देखेंगे क्या है। तो यह नाभिकीय आकर्षण बल प्रोटॉनों के बीच लगते हैं, आकर्षण बल की तुलना में बहुत मजबूत होता है। आकर्षण बल की तुलना में क्या होती है जी, बहुत मजबूत होता है। इस कारण छोटा नाभिकीय अस्थायी होता है। इस कारण जो है छोटा नाभिक अस्थायी होता है। समझ गए ना। चलिए तो अगला नंबर क्वेश्चन बताते हैं। उत्तम ईंधन किसे कहते हैं। उत्तम ईंधन किसे कहते हैं जी, जो ईंधन प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करे, जो ईंधन प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करे, सरलता से प्राप्त हो, भंडार और परिवहन सरल हो तथा दाम में सस्ता हो, उस ईंधन को उत्तम ईंधन कहते हैं। उस ईंधन को क्या कहते हैं, उत्तम ईंधन। तो आप लोग समझ गए होंगे कि या वो एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करे, या सरलता से प्राप्त हो, यह भंडार और परिवहन सरल को हो तथा दाम में सस्ता हो, उस ईंधन को ही उत्तम ईंधन कहते हैं। आप लोग समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि जीवाश्म ईंधन की क्या हानियां हैं, जीवाश्म ईंधन की क्या हानियां हैं जी। तो आप गौर से ध्यान दीजिएगा और क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि क्या कह रहा है। ठीक है, तो जीवाश्म ईंधन की क्या हानियां हैं, तो ध्यान दीजिए। जीवाश्म ईंधन उपयोग करने के निम्न हानियां हैं, निम्न है या निम्नलिखित है। ठीक है ना। चलिए तो फर्स्ट पॉइंट जो है आपका कि जीवाश्म ईंधन बनने में लाखों वर्ष लगते हैं और इनके भंडार सीमित होते हैं। जीवाश्म ईंधन जो है ना उसके बनने में लाखों वर्ष लगते हैं और इनके भंडार क्या है जी, सीमित है। चलिए दूसरा पॉइंट है आपका जीवाश्म ईंधन अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, जीवाश्म ईंधन जो यदि आपको कह दिया जाए ऑब्जेक्टिव में फिक्स है कि आपको कह देगा कि जीवाश्म ईंधन क्या है जी। ठीक है, तो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। ठीक है, समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। तीसरा पॉइंट है जी कि जीवाश्म ईंधन जलने से वायु प्रदूषण होता है। कार्बन, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का जलीय विलयन अम्लीय होता है। अतः जीवाश्म ईंधनों के धुएं अम्लीय वर्षा के कारण जो मनुष्य में शोषण संबंधित तथा शरीर के खुले अंगों में जलन पैदा करता है। क्या करता है, शरीर के खुले अंगों में जलन पैदा करते हैं। ठीक है, चलिए तो ध्यान दीजिएगा अगला नंबर क्वेश्चन पे। अब बताइए एलपीजी को अच्छा ईंधन क्यों समझा जाता है, एलपीजी को अच्छा ईंधन क्यों समझा गया है। बताइए
एलपीजी का अधिक कैलोरीमान यानी 46 केजी प्रति ग्राम। ठीक है ना, चलिए समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। दूसरा पॉइंट है यही का, यह गैस धुआं रहित ज्वाला के साथ जलती है क्योंकि इसमें पर कोई विषैली गैस उत्पन्न नहीं होती है, अर्थात इससे वायु प्रदूषण नहीं होता है। अगला पॉइंट है आपको कि एलपीजी के दहन के उपरांत कुछ भी यानी अवशेष नहीं रहता है, अतः यह एक स्वच्छ घरेलू ईंधन है। 5 नंबर, यह ऊष्मा उत्पन्न करने का काम खर्च वाला साधन है। यह ऊष्मा उत्पन्न करने का कम खर्च वाला साधन है। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, आपको क्या कहता है कि प्राकृतिक गैस क्या है। प्राकृतिक गैस है क्या जी, इसका प्रमुख लाभ क्या है, भारत में यह कहाँ कहाँ पर पाई जाती है। तो ध्यान दीजिएगा कि प्राकृतिक गैस मुख्य रूप से मीथेन, आपको ये भी पूछेगा कि मीथेन का सूत्र क्या होता है, ऑब्जेक्टिव में आपको पूछेगा, पूछ ही देता है जी, रट लीजिएगा। मीथेन का सूत्र क्या होता है, CH4। तो मीथेन होती है, इसका प्रमुख लाभ यह है कि इसे घर तथा उद्योगों में सीधा जलाने के लिए उपयोग किया जाता है। भारत में त्रिपुरा, जैसलमेर, NCE तथा मुंबई के अपतट आदि स्थानों पर भंडार है। कृष्णा तथा गोदावरी के डेल्टा में भी इसकी उपस्थिति का पता चला है। यानी इसका जो पता चला है, कहाँ कहाँ चला है, कृष्णा गोदावरी के डेल्टा में भी इसका उपस्थिति का पता चला है। ठीक है, चलिए तो अगला नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं जी। आपको हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर क्यों ध्यान दे रहे हैं। तो पृथ्वी के अंदर कोयले, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस एवं यूरेनियम आदि ईंधन सीमित मात्रा में मौजूद है। अगर इस प्रकार हम इनका उपयोग करते रहें तो ये शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे। अतः हमें ऊर्जा के संकट से निपटने हेतु वैकल्पिक स्रोतों की ओर से ध्यान देना चाहिए। ठीक है ना, तो उम्मीद करते हैं कि मेरे भाई और बंधु आप लोग इसे अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो आप लोग हमारे साथ कंटिन्यू ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे साथ कंटिन्यू ध्यान देते रहे। और लाख दलदल हो जाओ, लाख दलदल हो, लाख दलदल हो, पाँव जमाए रखिए, कुछ भी हो जाए, जिंदगी में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। रिजल्ट पढ़ रहे हैं, रिजल्ट आ रहा है तभी ठीक, नहीं आ रहा है तभी ठीक, लेकिन देखिए कि चूक कहाँ गए, उस पर फोकस कीजिए। आपको खुद पता लग जाए कि हम कहाँ मिस्टेक किए और इस मिस्टेक की गलती से हमारा रिजल्ट नहीं हो पाया या हम सफल नहीं हो पाए। तो लाख दलदल हो, पाँव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही, हाथ खाली ही सही, उत्तर उठाए रखिए, ऊपर उठाए रखिए, ऊपर हाथ खाली है कोई मतलब नहीं, लेकिन हाथ ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है जवानी में, कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, कौन कहता है छलनी में, छलनी जानते हैं आप लोग, जिससे आटा छानते हैं, छलनी में पानी नहीं रुक सकता, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। आई होप आप लोग समझ गए होंगे क्या कहने जा रहे हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। मिट्टी का बर्तन कौन बनाता है, कुम्हार। क्वेश्चन नंबर 2, एक महीने में कितने सप्ताह होते हैं, आंसर होगा 4। 1 लाइनर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, साल में कितने महीने होते हैं, 12। हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7।
2 + 2 कितने होते हैं? 4। सांता क्लॉज कब गिफ्ट लेकर आता है? क्रिसमस। क्वेश्चन नंबर 7, आंखों से आप क्या करते हैं? देखते हैं। संतरे का रंग क्या होता है? नारंगी होता है। क्वेश्चन नंबर 9, हमारे शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 206। आपके दोनों हाथों में कितनी उंगलियां हैं? 10। क्वेश्चन नंबर 11, हमारे मुंह में कितनी दांतें होते हैं? 32। फरवरी के बाद कौन सा महीना आता है? मार्च। क्वेश्चन नंबर 13, हम किस त्योहार में रात के समय दिया जलाते हैं? दिवाली। साल में कितने दिन होते हैं? 365। क्वेश्चन नंबर 15, शुक्रवार के बाद कौन सा दिन आता है? शनिवार। हमारे देश के झंडे को क्या कहते हैं? तिरंगा। आप बताएं तिरंगा का अनुपात कितना है? 3:2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, दुनिया में कितने महाद्वीप है? 7। दुनिया में कितने महाद्वीप है? 7। कौन कौन सा है कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 8, भारत की राजधानी कहाँ है? दिल्ली यानी न्यू दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 19, इंग्लिश में कितने लेटर होते हैं? 26। साल के किस महीने में सबसे कम दिन होते हैं? फरवरी 28 दिन, लीप ईयर में 29 दिन। क्वेश्चन 21, जंगल का राजा किस जानवर को कहा जाता है? शेर। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह। 23, मेढक के बच्चे को क्या कहता है? टेडपोल। ट्रेन को रोकने के लिए किस रंग का प्रयोग किया जा करते हैं? लाल। लाल कहीं क्यों करते हैं बताएंगे आप हमें। क्वेश्चन नंबर 25, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सा है? स्टैचू ऑफ यूनिटी। क्वेश्चन नंबर 26, मोबाइल नंबर में कितने अंक होते हैं? 10। सुबह के समय सूर्य किस दिशा में उगते हैं? पूरब। डूबते किधर है? कमेंट करके बताएं आप हमें। क्रिकेट पिच की लंबाई क्या होती है? 22 गज। 29, एम्बुलेंस का उपयोग किस लिए किया जाता है? मेडिकल इमरजेंसी के लिए। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। भारत का राष्ट्रीय झंडे का लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? 3:2। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? कमेंट करके बताइए आप। क्वेश्चन नंबर 37, मछली किसकी सहायता से सांस लेते हैं? गल्फ रे। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा लिखा है? वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी। 42, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। कौन सी विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन सी। भारत में शास्त्रीय बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है राष्ट्रपति। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन है? बैसाखी। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा। हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7। एक महीने में कितने सप्ताह होते हैं? 4। साल में कितने महीने होते हैं? 12। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।